नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी में हम लोग एग्रीकल्चर यानी कि कृषि देख रहे हैं। पीटी में आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, मैंने कहा था 3 पार्ट दूंगा, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में ही खत्म कर देंगे। मतलब जो चीज़ें हैं आज पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी क्योंकि समय कम है आपके पास। तो पार्ट 1 आपको देख लेना है, क्योंकि आप अगर एग्रीकल्चर का सिलेबस अकॉर्डिंग टू जेपीएससी देख रहे हैं तो सबसे पहले कृषि के प्रकार के बारे में मैंने पूरा डिटेल में सारे टाइप्स करवा दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बजट से रिलेटेड जो भी आवंटन किया गया है बजट सरकार के द्वारा, क्या लक्ष्य रखा गया है, कितना प्रतिशत योगदान, वो सब चीज मैंने बता रखे हैं। बाकी यहाँ से रेस्ट पार्ट जो है मौसम के आधार खरीफ रबी जायद फसल, फिर भौगोलिक दशा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण फसलों को देखेंगे, चावल गेहूं मक्का, ये सारी चीजें की बात करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट क्रांतियां, प्रथम जो है उत्पादन में जो राज्य है, नस्लें और जो भी संस्था कृषि से संबंधित है जो आपसे पूछे जाते हैं वो सब कुछ आज का ही टारगेट है हमें खत्म करने की। ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 18 से 20 मिनट की लेक्चर थी वो। आज भी हम लोग 20 से 25 मिनट में पूरा चीज़ों को देखेंगे। देखिए क्विक स्टडी है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में डेप्थ में जाके नहीं करेंगे हम लोग, जहाँ से आपके सवाल बन जाए। बाकी आपको पेपर 1 पेपर 2 के बारे में मैंने बताया है कि अगर कंटेंट चाहिए तो मैंने पेपर 1 में कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। 599 जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से कंटेंट आपको दी गई है, बहुत ऑथेंटिक है। और इसी 519 में 999 में मैंने पेपर 2 के 3 टॉपिक्स इंक्लूड किए थे। सीएनटी एक्ट, झारखंड के हिस्ट्री यानी कि सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक और आपका जो आर्थिक जो स्थितियां हैं उसको, यही झारखंड के हिस्ट्री में आपको 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। सीएनटी एक्ट में 5 से 5 क्वेश्चन कम से कम, और झारखंड की आर्ट एंड कल्चर में 6 से 7 क्वेश्चन, कुल मिला के 15 से 20 क्वेश्चन का कवरिंग मैंने इसमें कराने की कोशिश की है। 3 से 4 क्वेश्चन झारखंड का बजट का भी नोट्स मैंने दे दिया है। तो 599 में अगर जो मतलब सक्षम है या जिनको नोट्स तैयार नहीं है, नोट्स तैयार करने की, अगर आपको टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने तो आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं पेपर 1 की कंप्लीट नोट्स। पेपर 2 इसमें मैं समझिए कि बस ऐसे ही दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी इतने नोट्स रेडी हो पाए पेपर 2 के लिए। अब नेक्स्ट जेपीएससी में पेपर 2 कंप्लीट रेडी हो पाएगा। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम के आधार पर जो प्रमुख फसलें हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 फसलें देखेंगे, एक खरीफ फसल होगा, एक रबी फसल है और एक आपका जायद फसल है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 3 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, पहले उसके टाइप्स को समझ लीजिए। सबसे पहले एग्जाम्पल आपको पूछ लेगा कि चावल मक्का ज्वार कौन सी फसलें, खरीफ रबी जायद। दूसरा, इसे किस महीने बोया जाता है या इसकी कटाई कब है और किस पूजा से संबंधित है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का पैटर्न। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खरीफ फसल से। देखिए भाई, जून और जुलाई का जो महीना दिख रहा है यानी कि जो मानसून का आगमन है, यानी वर्षा की एंट्री हो गई है, यानी वर्षा यानी कि पानी अच्छा खासा मिलने वाला है। यानी कि ये एक ऐसी फसल है खरीफ फसल जिसको पानी की नीड काफी ज्यादा है। ठीक है, और इसकी देख सकते हैं मानसून के आगमन के साथ इसको बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, यानी कि पूजा देख लिया जाए तो दुर्गा पूजा वाला टाइम होगा। चावल मक्का ज्वार बाजरा तुर यानी कि अरहर की बात की जा रही है, मूंग उड़द कपास जूट मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी शामिल है आपका खरीफ फसल के तहत। तो ये प्रमुख फसलें खरीफ फसल का आपको याद रखना है, एक एक एकदम याद करके बैठा लीजिए। चावल हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया आपका, इसके बाद मैंने बता दिया बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इसके बाद आपका मूंगफली हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद आपका कपास सोयाबीन हो गया, एक आप और जोड़ लीजिए, मूंग हो गया, उड़द हो गया, और उसके बाद एक तिल भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको हो गया। जून से जुलाई महीने में क्या किया जाता है, बो लिया जाता है। कटाई सितंबर अक्टूबर में कटाई कर ली जाती है, जस्ट दुर्गा पूजा के समय में। ठीक है, धूमधाम से फिर दुर्गा पूजा हम लोग मनाएंगे। क्यों कृषि प्रधान देश कहा गया भारत को, समझिए भाई, यहाँ पे हमने फसलें उगा ली है, दुर्गा पूजा एकदम धूमधाम से हम लोग मना लेंगे। छठ पूजा दिवाली ये सब अच्छे से मनेगा क्योंकि अच्छे से फसल का उत्पादन हुआ, इसलिए कहा जाता ना भाई, किसान बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है मानसून के ऊपर। ठीक है, काफी ज्यादा मानसून का हम लोग काफी ज्यादा उत्पादन भी करते हैं खरीफ फसल का। इसके बाद रबी फसल में हम लोग देख लिया जाए तो इसकी जो कटाई जो बुआई होती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ठीक है, यानी दुर्गा पूजा छठ पूजा ये सब खत्म हो चुका है, अब हमारे पास कोई काम नहीं है, ना कोई पूजा है, ना कोई शादी वादी है अभी, तो इस समय ना लगन वगन है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, अब कृषि कार्य में लग जाएंगे। और फिर जस्ट होली से पहले हम लोग अप्रैल जून के आसपास क्या करेंगे, इसकी मध्य कटाई भी कर लेंगे। कौन सी, मार्च अप्रैल लिख लीजिएगा, यहाँ मार्च अप्रैल सही रहेगा, जून तक तो नहीं जाएगा, मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल में हम लोग इसकी कटाई कर लेंगे और फिर होली धूमधाम से, यानी हमें रबी फसल अच्छे खासी हो जाएगी, उत्पादन हो गई, कटाई हो जाएगी, अच्छे से हम लोग होली मनाएंगे। तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का,
मुख्य फसलें देखिए याद रखिएगा, रबी फसल का गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, उसके बाद सरसों और गेहूं। ठीक है, आलू लिख लीजिए, इसमें आप आलू भी लिख सकते हैं, ऐड ऑन कर लीजिए, मसूर भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मसूर। तो ये सभी आपके रबी फसल हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, मार्च अप्रैल आप बोल सकते हैं, अप्रैल मई मार्च। देखिए ये आपका जो कटाई होगी ना इसकी रबी फसल की, आप यहाँ से लेके चलिए मार्च अप्रैल और मई तक। ठीक है, कटाई होती है, होली के बाद तक भी चलती है कुछ कुछ फसलें, इसलिए मार्च अप्रैल मई 3 महीना लेकर के चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे खरीफ फसल के बारे में मैंने जैसे बताया भी, मानसून के समय इसकी क्या हो रही है, बुआई हो रही है, मतलब वर्षा अधिक चाहिए, अधिक वर्षा वाली फसल है, जल अधिक चाहिए। शीत ऋतु में यहाँ बोई कब जा रही है, ठंड में, यानी कि बहुत अधिक वर्षा नहीं चाहिए ना, पश्चिम विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है उससे ही इसमें काम हो जाता है। ठंड के दिन में जो आपको वर्षा देखने को मिलता है, अधिक उत्पादन में सहायक होती है। हरित क्रांति की सफलता रबी फसल की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए अभी मैं हरित क्रांति के बारे में बता दूंगा। हरित क्रांति का संबंध क्या है भाई, गेहूं से ही है ना, क्योंकि गेहूं का उत्पादन भारत में बहुत कम होता था, चावल की उत्पादन बहुत अधिक थी, तो हम गेहूं को क्या करते थे, दूसरे देशों से मंगवाते थे, दूसरे देशों पे ज्यादा हमारी क्या थी, निर्भरता होती थी। तो हरित क्रांति का संबंध ही क्या है, गेहूं। मुख्य अगर अनाज अगर आप देख रहे हैं तो हरित क्रांति का संबंध, अभी मैं हरित क्रांति का चर्चा करूंगा। रबी फसल पूछा जाएगा, हरित क्रांति के संबंध किस फसल से है, तो रबी फसल की वृद्धि से एक महत्वपूर्ण कारक है। हरित क्रांति के बाद रबी फसल की काफी वृद्धि हुई, जैसे गेहूं में। इसके बाद जायद फसल की बात की जाए तो बहुत कम इसकी खेती होती है, मार्च अप्रैल में बोया जाएगा आपको। ठीक है, मई जून में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, मई जून जुलाई तक में इसकी काट किया जाती है, कटाई कर ली जाती है। और इसमें देखिए जो मिट्टी होनी चाहिए ना, उसमें थोड़ा बालू चाहिए होता। ठीक है ना, बालू होना चाहिए, यानी कि समुद्र के किनारे जो राज्य आप देखेंगे तो वहां पे समुद्र के कारण क्या मिट्टी में बालू है, तो वहां पे जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खरबूजा जिसे कहते हैं, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया आपके। ठीक है, उसके बाद सब्जी चारे की जो फसल होते हैं, भिंडी लिख लीजिए आप, ये सब फसलें आपके जायद फसल है। ठीक है, भिंडी भी आप इसमें लिख लेंगे, भिंडी। ठीक है, ये हो गया जायद फसल, समझ में आ गया, खरीफ रबी जायद फसल से क्लियर है। अब कुछ महत्वपूर्ण फसलें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मुख्य फसलें। ठीक है, मुख्य फसलों की भौगोलिक दशा, मतलब भौगोलिक दशा मतलब जैसे कि धान की बात करेंगे तो क्या तापमान होना चाहिए, क्या वर्षा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जो फसल है जहां से क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले धान के बारे में। तो कैसी पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, एवरेज तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, पानी है ना, यानी कि जो एयर हवा में पानी होनी चाहिए। वर्षा कितना, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। मुख्य खाद्य फसल है, मेजर फूड क्रॉप है, मतलब खाने वाली जो फसल है वो धान है भाई। उत्पादन प्रोडक्शन में देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो पहला नंबर में चाइना का प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, दूसरे नंबर में भारत आता है। और भारत में एक नंबर में राज्य में है वेस्ट बंगाल चावल के उत्पादन में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, थर्ड पोजीशन। कैसी भूमि होनी चाहिए, समतल और उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, चिकनी व जलोढ़ मिट्टी भी लिख सकते हैं। और धान की खेती से कौन सी गैस निकलता है भाई, याद रखिएगा, CH4 मीथेन गैस। अगर कुछ प्रजातियां को बोल लिया जाए जो इसकी खेती से इन्वॉल्वमेंट रखती है, जैसे कि आपका ओस प्रजाति हो गया, उसके बाद बोरो प्रजाति हो गया आपका, और अमन प्रजाति, ये सब जो PSC एग्जामिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, ओस, बोरो और अमन प्रजाति। ठीक है, चलिए हो गया 20 से 27 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा, मतलब 100 डिग्री बोल रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, मतलब आपको यहाँ 150 भी एग्जाम में मिल सकता है, 150 सेंटीमीटर, तो टिक करके आइएगा भाई, 100 सेंटीमीटर प्लस मैंने लिखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गेहूं की बारे, यही है हरित क्रांति का जनक गेहूं, गेहूं से ही। देखिए गेहूं भारत की दूसरी मुख्य सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न खाने वाली जो फसल को बोलते हैं खाद्यान्न फसल। सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या हो गया आपका, धान, चावल। तो वर्षा इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो है आपका कहाँ उत्पादन होता है, उत्तर पश्चिम में गंगा समतल का जो मैदान देख रहे हैं, और दक्कन की जो काली मिट्टी वाला जो प्रदेश देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश का, वहां पे बिहार, राजस्थान गेहूं उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। ठीक है, गेहूं के फसल से संबंधित तो रोग जो है करनाल बंट रोग, मैं एक जगह भी रोग वाला भी बता दूंगा जो फसल से होता है। प्रोडक्शन में वर्ल्ड लेवल पे चाइना सबसे अधिक यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाला है। इंडिया में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ओवरऑल, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम वाला उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश। प्रति हेक्टेयर में पंजाब, अगर प्रति हेक्टेयर पूछ लिया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा आपका पंजाब उत्पादन करता है।
गेहूं के उत्पादन, देखिए मैंने जैसे आपको बताया था हरित क्रांति के बारे की आपको मैं बताऊंगा, तो इसको सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, समझ लीजिएगा हरित क्रांति के बारे, ठीक है। देखिए हुआ क्या, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। भारत में, ठीक है ना, धान की खेती होती थी। भारत में क्या होती थी भाई, धान की खेती होती थी। और मड़ुआ की जो रोटी आप खाते हैं, जिसको आप रागी भी कहते हैं, रागी फसल की अच्छी खासी, धान और रागी फसल की खेती अच्छी होती थी। और गेहूं की खेती बहुत कम होती थी, क्योंकि भाई जो ठंड के समय रोपा जाता था, वर्षा उतना अच्छा खासा नहीं हो पाता था। तो हम लोग क्या करते थे, भारत में गेहूं की भारी किल्लत, यानी दूसरे देशों से हम क्या करते थे, चीजों का मंगवाते थे, क्या, गेहूं को। अब इसके लिए मैक्सिको में, ठीक है ना, एक उच्च उन्नत यानी हाई यील्ड वैरायटी की बीज, यानी कि उच्च किस्म की क्या है भाई, उच्च किस्म उन्नत की एक बीज, ठीक है ना, उस पर क्या किया गया, रिसर्च किया गया। हाई हिल्ड बीज, जिसमें देखिए हाई हिल्ड बीज मतलब क्या है, हाई हिल्ड वैरायटी का मतलब ये उच्च उन्नत किस्म के बीज, मतलब कि भाई बहुत अधिक उत्पादन होगी उस बीज से, ठीक है। और इसके उत्पादन करने वाले जो व्यक्ति, उसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। मैं नोट्स में लिखा हूं सारा चीज, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है। इसी हाई यील्ड बीज को क्या किया गया, भारत में लाया गया। यही नॉर्मन ब्लॉक जो है, नॉर्मन बोरलॉग जो है, इसके भाई मतलब रिसर्च करने वाले हैं। और भारत में लाया गया कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम और उत्तर प्रदेश जो है, इन जगहों पे क्या किया गया, इसको रोपा गया। और किसकी देख रेख में, तो MS स्वामीनाथन के देख रेख में। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला, बहुत अधिक गेहूं की उत्पादन हुई। तो MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा जाएगा आपसे, तो विलियम गॉड ने किया था। समझ में आ गया कहानी हरित क्रांति का। अब वो सारा पॉइंट यहाँ लिखा गया, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा चीजों को लिखा नहीं है। देखिए हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय नॉर्मन ई बोरलॉग इन मैक्सिको में। इन्होंने ही हाइल्ड वीज की क्या की थी भाई, रिसर्च की। इंडिया में किसके देखरेख में शुरू किया गया, गेहूं के उत्पादन के लिए। और खास वो क्षेत्र क्या था आपका, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारतीय हरित क्रांति के जनक है। और बोला जाएगा हरित क्रांति का जो जो ज्यादा इफेक्ट कहां देखने को मिला था, तो इन क्षेत्रों में 1960, देखिए दो प्रभाव होता है, एक 1960 और दूसरा प्रभाव 1970 से 1980 में हरित क्रांति का देखा गया था। तो पहला हरित क्रांति का प्रभाव बोला जाएगा तो 1960, और दूसरा हरित क्रांति का प्रभाव 1970 से 1980। हरित क्रांति के कारण जो सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिला, गेहूं का, चावल, तिलहन पर पड़ा। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। क्लियर हो गया भाई यहां तक चीजें, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए मोटा अनाज की बात कर लिया जाए, यानी मिलेट, तो ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है। रागी फसल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है, ठीक है। ज्वार की बात कर लिया जाए, जो मोटे अनाज का ही एग्जाम्पल है ज्वार। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो पहला हो गया चावल, दूसरा गेहूं, और तीसरा कौन हो गया खाद्यान्न फसल में, ज्वार हो गया। वर्षा पर निर्भर करने वाली यह फसल है। मुख्य उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बाजरा की बात कर लिया जाए, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान एक नंबर में आएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। रागी मुख्य उत्पादक राज्य जो देखा जाए, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। और ये आप देख लेंगे काली मिट्टी पर उगाई जाती है। तो ये नोट्स आपको मिल ही जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, एप्लीकेशन में अपलोडेड है। और जो नोट परचेस किए तो उस पर ज्यादा डिस्कशन करने की अब जरूरत नहीं है। मक्का की बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए सब स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम्पल आपको पूछा गया है जेपीएससी में, ठीक है। कौन सी मिट्टी, तो पुरानी जड़ों मिट्टी में उगाई जाती है। प्रोडक्शन में वर्ल्ड में अमेरिका एक नंबर में है, इंडिया में कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान होता है। दाल की बात कर ली जाए, दलहनी जितने भी फसल होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जितना आपने देखा खाद्यान्न फसलें देखी, ठीक है। तो दलहन में देखा तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। मतलब समझ सकते हैं आप कि भारत सबसे बड़ा उत्पादन भी कर रहा है और उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर भी है। प्रोडक्शन कर रहा है इतना कि भारत में इतना खाने के लिए दाल, मतलब इतना हम लोग खाते हैं कि वो उत्पादन करने के बाद भी घट जा रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो हम लोग सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले भी और सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी है, उपभोक्ता भी है विश्व में। और जिसमें तूर हो गया, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं ये सभी। अरहर एक खरीफ फसल है, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य है।
गन्ना की बात की जाए, शुगर केन, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा जो पूछा जाएगा। 100 सेंटीमीटर वर्षा, टेम्परेचर याद रखना 21 से 27। या चीनी, गुड़, खांड सारी और सीरा बनाने के काम में आता है। प्रोडक्शन वर्ल्ड में ब्राजील 1 नंबर में, इंडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और मेन हम लोग गन्ना का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों में बेचते हैं इसका उत्पादन करके, ठीक है। तिलहन, तिलहन की बात की जाए तो भाई प्रोडक्शन इसका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कनाडा है, चाइना दूसरे नंबर में, इंडिया तीसरे नंबर पे आता है तिलहन के लिए। पौधे के फल से प्राप्त वनस्पति तेल को तिलहन कहा जाता है। तेल बीज के एंडोस्पर्म में पाया जाता है। सोयाबीन पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध तिलहन है, ठीक है। सोयाबीन पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध तिलहन पूछा जाएगा तो सोयाबीन है। मूंगफली का उत्पादक देश चाइना, सूरजमुखी उत्पादक देश यूक्रेन। ये सब क्वेश्चन एक पॉइंट में मैंने एक जगह रख दिया था तिलहन से रिलेटेड, ठीक है। तिलहन फसल के एग्जाम्पल देख लेंगे, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी है, ठीक है। इनमें से कुछ तेल के बीजों का साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार के जो सामान होते हैं उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा। गुजरात में देख लिया जाए तो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य, तमिलनाडु, राजस्थान मूंगफली का अन्य उत्पादक राज्य है। अरंडी की बात की जाए तो खरीफ और रबी दोनों की ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। और तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। ये पॉइंट याद रखना है, स्टेटमेंट बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। चाय तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे देश में ही बेचते हैं। रोपन कृषि का उदाहरण ये मैंने बताया था पहले पार्ट 1 में। महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, अंग्रेजी भारत में लाए थे, ठीक है, अंग्रेज लाए थे भारत में। उष्ण कटिबंधीय पौधा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, इसके लिए सुगम जल निकास वाले ढलान भूमि चाहिए, ये भी बता दिया मैंने। बगान इसके, क्योंकि इसकी जो जड़ें है ना पानी में नहीं डूबे होने चाहिए, इसलिए ढलान वाले क्षेत्र में, ताकि पानी निकलते जाए, बस जड़ भींगा होना चाहिए। अगर पानी जमा मिल जाएगा इसकी जड़ तो ये चाय वाली जो मतलब फसलें वो खराब हो जाती है, ठीक है। वन्य मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी की आवश्यकता होता है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आप देख लेंगे नोट्स में है। कॉफी कौवा की बात की जाए तो भाई अरेबिका और रोबस्टा कॉफी की किस्म है। ये दोनों किस्म का उत्पादन भारत में होती है। अरेबिका यमन से लाई गई थी भारत में। प्रोडक्शन वर्ल्ड में ब्राजील है। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद इंडिया कर्नाटक में है 1 नंबर, केरल, उसके बाद तमिलनाडु। इसके कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कपास से संबंधित कुछ, सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल होता है। प्रोडक्शन में वर्ल्ड में चाइना 1 नंबर में है, इंडिया उसके बाद 2nd नंबर में। इंडिया में देख लीजिएगा ये सारे क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साफ मौसम चाहिए इसमें। कपास में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी वाला जो है भारत कपास का प्रमुख आयातक और निर्यातक, मतलब दोनों है, इसका उत्पादक भी है और आपका क्या बोलते हैं कंज्यूमर भी है। सूती वस्त्र बनता है इसे। जूट का बात है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसके उत्पादन के लिए उर्वरक मिट्टी, जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है, ठीक है ना। तो बिहार वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं खास करके, वहाँ पे बंगाल में भी देख लीजिए, असम, उड़ीसा, मेघालय, इसकी वृद्धि के लिए अन्य उच्च तापमान चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन देख लेते हैं, बस जो मुख्य फसलें से सारे पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए हैं। रजत क्रांति पूछा जाएगा तो अंडा से संबंधित है। सेफ्रोन क्रांति केशर उत्पादन के वृद्धि से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से संबंध है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अमृत क्रांति नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन शहद उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन फसल से है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से है। जनक वर्गीस कुरियन केरल के फ्लड ऑपरेशन इसी के लिए चलाया गया था। और कुछ 4-5 और है। 15 क्रांति याद रखना होगा आपको। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, ठीक है। अब उत्पादन हम लोग देख लेते हैं जो रैंकिंग वाइज। धान में वेस्ट बंगाल, कहुआ का कर्नाटक है, चाय का असम, एक जगह मैंने लिख दिया 26। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश, कपास के लिए गुजरात, केसर के लिए जम्मू एंड कश्मीर। मूंगफली का देखेंगे तो गुजरात हो जाएगा। तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, मक्का कर्नाटक, दूध के लिए उत्तर प्रदेश है। सरसों के लिए राजस्थान, गेहूं उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, चीनी महाराष्ट्र, जूट वेस्ट बंगाल, रबर कोयला केरल हो गया। प्याज महाराष्ट्र, दलहन एमपी है, तिलहन भी एमपी है, काली मिर्च केरल है, लाल मिर्च तमिलनाडु, लौंग के लिए केरल, हल्दी ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, मसाला वाला जितना दक्षिण भारत वाला क्षेत्र देखे। सेब जम्मू एंड कश्मीर, काजू केरल, अदरक केरल है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। भारतीय धान के बारे में बोला जाएगा तो कटक उड़ीसा में, तंबाकू का राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, गेहूं का करनाल हरियाणा में, आलू का शिमला
मसाला का आप देखें तो कालीकट केरल में, ये तो आपको पता है। गन्ना का लखनऊ में, पक्षी का बरेली में, पशु का करनाल हरियाणा, सब्जी वाराणसी, जूट का वेस्ट बंगाल में, बैरकपुर भी। उसके बाद चाय का जो हर असम में, कहुआ का चिकमंगलूर कर्नाटक, दलहन कानपुर, तिलहन हैदराबाद, ठीक है। और रेशम से संबंधित मैसूर में है। कुछ नस्लें भी, खरगोश अंगोरा, पूछा जाएगा अंगोरा किस नस्ल का, तो खरगोश का, ठीक है। या खरगोश का नस्ल अंगोरा, भेड़ का मैरिनो, गरोल मिगद्दी, बकरी का पश्मीना, ब्लैक बंगाल जमुना परी, बिट्टल सिरोही, गाय का है जर्सी गिर, नागौरी, फ्रीजियन और शाहीवाल, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रमुख फसलों से संबंधित रोग है, ठीक है ना। फसल लिख दे रहा हूँ, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, ये मैंने एक्चुअली बायोलॉजी में पढ़ा, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। देखिए, धान फसल से जो होने वाले जो रोग है, धान का एक याद रखना है। उसके बाद एक आपको चावल का याद रखना है। धान का आपको याद रखना है खैरा रोग होता है, ठीक है ना। इसमें होता मेन क्या, जिंक की कमी हो जाती है, ठीक है, जिंक की कमी हो जाती है। और चावल में ब्लास्ट रोग होता है, एकदम याद रखिएगा, ब्लास्ट रोग हो जाता है, ठीक है, ब्लास्ट डिजीज हो जाता है इसमें। धान का एक आपको याद रखना है, चावल का याद रखना है। उसके बाद एक गन्ना, गेहूं का भी याद रखना है आपको। उसके बाद गन्ना का भी याद रखना है। गेहूं का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, गेहूं का था वो आपका रस्ट करके था, रतुआ कहते हैं हिंदी में शायद, ठीक है, रतुआ रोग। उसके बाद गन्ना का रेड रोटन था, रेड रोटन या रेड रोट बोल सकते हैं, रेड रोट। उसके बाद गन्ना हो गया। उसके बाद अरहर का याद रखिएगा। उसके बाद मक्का का एक याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कम है। चना भी याद कर लीजिए, इतना आप याद करके बस जाइए, इससे बाहर आपको आएगा। मेनली ये आपको 4-5, ये जो है आपका एक मक्का याद रखिएगा। देखिए 4 नहीं, ये मेनली याद रखना है, एक धान का, चावल का, गेहूं का, गन्ना और एक मक्का का, ठीक है। बाकी मैं ये एक्स्ट्रा भी अरहर का भी बता दे रहा हूँ। तना विगलन करते थे, स्टेम रूट बोलते, स्टेम रोड करते थे, सॉरी, अरहर का स्टेम रोट। हिंदी में क्या आएगा भाई, स्टेम को क्या बोलेंगे, तना, और रोट का जो हिंदी होता है विगलन होता है। इसमें भी रेड रोड यानी कि लाल विगलन, लिख लीजिए खुद से। मक्का का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, व्हाइट बर्ड कहते हैं इसको, ठीक है, व्हाइट बर्ड कहते हैं, सफ़ेद बर्ड लिख सकते हैं। और चना का से अगर पूछ लिया जाता तो वीटिंग होता है इसका, ठीक है, डिजीज का नाम वीटिंग, यानी कि क्या लिखते हैं भाई हिंदी में, उकटा कहते हैं, तो उकटा रोग, एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। तो ये इतना फसल आपको याद रखना है। कुछ और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो सिंचाई के जो प्रमुख साधन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सिंचाई के प्रमुख साधन से भी मैं बता देता हूँ, जो नोट्स में नहीं है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, साधन हो गया ये आपका, और ये हो गया सिंचाई क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया सिंचाई क्षेत्र। अब जैसे कि कुआं से अगर आपको पूछा जाएगा, कुआं और नलकूप से कितना प्रतिशत होता है भाई सिंचाई, तो 55.3% होता है। नहर से कितना होता है, तो 31%, ठीक है, कितना होता है 31%, 31.4% होता है। तालाब से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई 6.1% होता है। और अन्य स्रोत से कर लीजिएगा 6.6%, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कुछ योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, कहाँ चल रहा है यह परियोजना, जैसे कि गिरना परियोजना, गिरना सिंचाई परियोजना, ठीक है, गिरना सिंचाई परियोजना, ये कहाँ चल रहा है, तो भाई महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में चल रहा है, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। किस नदी पे, गिरना नदी पे, ठीक है, गिरना नदी पे, उसी पे नाम रखा गया था। फिर एक पंबा सिंचाई परियोजना, पंबा सिंचाई किस नदी पे है, तो भाई नाम से ही आ रहा, केरल में जो है पंबा नदी। देखिए यह सब याद रखेगा, ये सब मैंने ज्योग्राफी में बताया भी था शायद। टिहरी पन बिजली परियोजना एक चल रहा है आपका, टिहरी कहाँ पे भाई, टिहरी डैम याद करिए, उत्तराखंड में मैंने बताया था। भगीरथी और जो भिलंगाना का जो संगम है, सिंचाई जलापूर्ति, जल सिंचाई का इससे होता है, जलापूर्ति, जल का जलापूर्ति होती है, ठीक है ना, विद्युत उत्पादन होता है। इंदिरा गांधी नहर, ये सब तो मैंने करवा दिया, इंदिरा गांधी नहर। राष्ट्रीय जल संवर्धन परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था। और एक याद रखिएगा, मैं इसको करवा दे रहा हूँ, क्या पता पूछ ले, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष केंद्र जल संसाधन मंत्री होते हैं। और एक पॉइंट याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा गया था मेघालय से, ठीक है ना, मेघालय में जो सिंचाई की जो पद्धति होती है ना, उसको कहा जाता है ड्रिप, ठीक है, ड्रिप सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिंचाई पद्धति। बस इतना इतना याद रखिएगा आप, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा जो सिंचाई वाला जो क्षेत्र कहाँ है, तो वो चाइना में है। भारत में कितना है, तो 20.6% है। और सिंचाई का जो प्रमुख साधन भारत में क्या है भाई, कुआं और नलकूप है, ठीक है, कुआं और नलकूप है।
कहाँ गया भाई, कुआं और नलकूप जो मैंने लिखा है, ठीक है, 50.55.3%, यहाँ से भी देख सकते हैं सिंचाई का प्रमुख साधन। तालाब द्वारा जो होता है 6.1 सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा कहाँ पे, तो तमिलनाडु में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये सारे परियोजना भी आपके जो चल रहे हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। जो साधन है सिंचाई के, उसके बाद फसल से संबंधित जो रोग है वो भी मैंने बता दिए हैं। अच्छा, कुछ सिंचाई परियोजना का मैं एक आपको कंसेप्ट दे देता हूँ, शायद यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। भारत में सिंचाई की जो सिस्टम जो चलती है, देखिए भारत में जो सिंचाई की जो परियोजना है, ठीक है, भारत में जो सिंचाई की जो परियोजना है ना, उसको 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है वृहत, एक होता है मध्य सिंचाई परियोजना और एक होता है लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। वृहत के अंदर कितना हेक्टेयर होता है, तो याद रखिएगा 10,000 हेक्टेयर, ठीक है ना। हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। और मध्य में कितना शामिल होता है, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। और लघु में 2,000, ठीक है, 2,000 से कम कृषि की जो भूमि है योग्य यहाँ पे सिंचाई की। तो मतलब कहने का मतलब है कि वृहद सिंचाई परियोजना जो चल रहा है, यानी कितना हेक्टेयर भूमि पर कृषि की सिंचाई की जाएगी, 10,000 हेक्टेयर। मध्य कृषि सिंचाई योजना के तहत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि में क्या की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। और लघु में 2,000 हेक्टेयर भूमि या उससे कम में क्या की जाएगी, भूमि में सिंचाई की जाएगी, ठीक है। कुछ बोर्ड अगर देख लिया जाए, मसाला बोर्ड वगैरह भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट बोर्ड भी, तो जो जो मुझे याद है वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि मसाला बोर्ड आपसे पूछा गया, इसलिए मेरे दिमाग में है मसाला बोर्ड। कहाँ पे है भाई, तो केरल में, ठीक है, केरल में कहाँ, तो कोच्चि में, याद रखिएगा। उसके बाद आप याद कर लीजिए, एक मसाला बोर्ड हो गया। उसके बाद तंबाकू बोर्ड याद रखिएगा, तंबाकू बोर्ड गेस करिए कहाँ होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, गुंटूर जो क्षेत्र है वहाँ पर है। और उसके बाद अगर बोला जाए आपका कॉफ़ी का भी, कॉफ़ी बोर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए, अनुसंधान संस्थान नहीं है भाई, जो तो अनुसंधान संस्थान मैंने आपको अलग बताया है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, कर्नाटक में, बंगलुरु में। चाय बोर्ड भी याद रखिएगा, चाय बोर्ड सिंपल है, कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। बस इतना याद रखिएगा। अंगूर का अगर पूछ ले आपसे तो पुणे में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। मांस वगैरह पोल्ट्री बोर्ड जो है आपका दिल्ली में, ये तो ईजी है, सबको पता होगा। रबड़ का अगर आपसे पूछ लिया तो कहाँ है भाई, केरल में, रबल में, कोहयान करके कुछ ऐसा जगह का नाम है, देख लेंगे। अच्छा, एक आयोग और आप याद रखिएगा, इसे आयोग के बारे में भी, राष्ट्रीय किसान आयोग, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो इस आयोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 3-4 पॉइंट आपको बस याद रखना है। गठन कब हुआ था भाई, 2004 में हुआ था, ठीक है, क्लियर। अध्यक्ष कौन थे इसके, MS स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना, काम खत्म, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ से वाइंड अप कर। एग्रीकल्चर में मैंने बहुत करवा दिया, इससे बाहर आपको करने की आवश्यकता नहीं, 2 क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा भी नहीं, ठीक है। बाकी मैंने बैच में बहुत डिटेल में कराया, नो डाउट। अब इसमें जो चीज़ें मैंने नहीं कराया था वो मैंने फटाफट बोला भाई, उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा इतना मेरे मेहनत करने का। ये सब अनुसंधान केंद्र वगैरह भी मैंने करा दिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।